नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। मैं हूं कृतिका। न्यूज पंच में हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। फिर वो खबरें चाहे देश से जुड़ी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत से या आपके खुद के फायदे की हो, खबर से जुड़े हुए हर पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट, जिससे आप किसी भी खबर से अछूते ना रहें। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां धरने पर है ममता बनर्जी और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है और इस पूरे धरना प्रदर्शन को ड्रामा बताया है। जी हां, एसआईआर की जो प्रक्रिया पिछले काफी लंबे समय से चल रही है, उस प्रक्रिया को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। लगातार इस प्रक्रिया का विरोध ममता बनर्जी कर रही है और अब धरने की बात उनकी तरफ से कही गई है। बताएंगे लेटेस्ट अपडेट इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है कर्नाटक से जुड़ी, जहां पर कर्नाटक में बच्चों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया और सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। आखिर कितने उम्र के, कितने साल के बच्चों के लिए ये बैन किया गया है सोशल मीडिया को, बताएंगे इस खबर के बारे में। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस तनाव को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर है वो है खेल जगत से जुड़ी, जहां भारत इस समय अब फाइनल में एंट्री कर चुका है और फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा 8 तारीख को, जिस पर हर किसी की नजर है। लेकिन इसके साथ ही बीते कल में आखिर कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी सितारों के तौर पर उभरते हुए नजर आए हैं और अब आगे क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस पर भी करेंगे बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां फाइनल वोटर लिस्ट सामने आने के बाद अभी भी 60 लाख विवादित आवेदनों का निपटारा बाकी है, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे समय पर ये विवादित आवेदनों का निपटारा होगा। फिलहाल 500 से ज्यादा जज रोज सुनवाई कर रहे हैं और जल्द ही ओडिशा और झारखंड के 200 जज भी इसमें जुड़ेंगे। लेकिन क्या उसके बाद भी समय रहते ही इन आवेदनों का निपटारा हो पाएगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 7 मई तक नई विधानसभा का गठन होना अनिवार्य है और अब ऐसे में कैसे समय पर पूरी होगी ये पूरी प्रक्रिया, ये सवाल हर किसी के जहन में है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी आज से धरने पर भी बैठ रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली और कहा कि ड्रामे से कुछ नहीं होगा, चुनाव के बाद विपक्षी नेता बनेंगे ममता बनर्जी। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं चुनाव से पहले सियासत। तो जी हां, चुनाव से पहले सीधे तौर पर ये सियासत इस समय नजर आ रही है, जहां धरने पर सीएम ममता बनर्जी अब से कुछ देर में बैठेंगी और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो समय पर मतदान कराना चुनौती भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग के दौरे से पहले ये प्रदर्शन, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत अब नजर आ रही है, क्योंकि इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है और कहा है कि ये प्रदर्शन सिर्फ एक ड्रामा है, क्योंकि अब जो आगे विधानसभा के चुनाव होंगे उसके बाद में ममता बनर्जी विपक्ष में बैठेंगी और इसीलिए वो अभी से धरने की प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास कर रही है। ये चुटकी लेते भारतीय जनता पार्टी समय नजर आई है, क्योंकि एसआईआर के खिलाफ आज से ये धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी का और चुनाव आयोग के दौरे से पहले ये प्रदर्शन और ममता के धरने पर बीजेपी ने ली है चुटकी। कैसे बीजेपी ने चुटकी ली और क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। She is getting habituated because after the election, she will become the leader of opposition of her party if she remains in politics. So at that time, she has to sit several times in dharna. So that's why I think she is practicing from the beginning. The main thing is that everybody is wanting, the people of the West Bengal, they are wanting that the list should be devoid of any fault. All the Indian citizens, their names should be included in the list and the names of the non-citizen. That means those people are not the citizen of this country, their names should be removed. And their names will be removed. No one can resist. तो 2 दिन के बाद में चुनाव आयोग की तरफ से पूरी जो टीम है वो भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये धरना प्रदर्शन। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है समय पर मतदान कराना, क्योंकि राज्य में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बावजूद 60 लाख विवादित आवेदनों का निपटारा अभी भी बाकी है, जिसको लेकर जजेस
लगातार सुनवाई कर रहे हैं। आवेदनों के निपटारे के लिए 500 जज इसमें लगे हुए हैं और 2 हफ्तों में यानी कि 14 दिन की अगर हम बात करें तो करीब 6.5 लाख आवेदनों का निपटारा इन 2 हफ्तों के अंदर किया जा चुका है। और अब ओडिशा और झारखंड के जो 200 जज हैं वो भी इस प्रक्रिया में जुड़ते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन जो आवेदन हैं इनका निपटारा किया जाएगा। लेकिन आखिर 60 लाख आवेदनों का निपटारा कैसे होगा, एक बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि कुल विवादित आवेदनों की अगर हम बात करें तो वो है 60 लाख और अब तक 6.5 लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। और फिलहाल अभी जो जज हैं वो है 505 जज जो लगातार सुनवाई कर रहे हैं, हर रोज सुनवाई कर रहे हैं और इन मामलों का निपटारा किया जा रहा है। और आगे अब ओडिशा और झारखंड के जज भी इसमें जुड़ेंगे जिनकी संख्या है 200 और निपटारे के लिए अनुमानित समय अगर हम देखें यानी कि 705 जज अगर एक साथ सुनवाई करते हैं तो कम से कम 30 से 31 दिन इस पूरी सुनवाई में लगेंगे। इस पूरे जो 60 लाख मामले हैं उनका निपटारा करने में लगेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सबसे पहले ताजा अपडेट, ममता बनर्जी अब से कुछ ही देर में धरना शुरू करने वाले, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी? ममता बनर्जी अभी यहाँ पे धरना स्थल पे आ चुकी है, उनका धरना शुरू हो गया है और वो लोग जो जो बाकी सारे नेतृत्व है वो भी यहाँ पे धरना मंच पे है। और देखते हैं कि यहाँ पे भी यहाँ पे है कि मुद्दा ही राजनीति का है, ये धरना ही राजनीति का है। आप अगर उद्देश्य देखें वो भी राजनीति ही है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर ये हो रहा है कि 60 लाख अंडर एजुकेटेड और उसका फिगर कब तक हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये सारी बातों को लेकर आज पीओ मनोज अग्रवाल ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक करना पड़ा। उसका स्थिति ऐसा था, वो एससीआई ने नहीं कहा था, कोर्ट में गए थे, कोर्ट में जाने के बाद वो हर एक बात पर एससीआई का विरोध किए हैं और विरोध करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में आर्टिकल 142 का इन्वोक किया है। तो साफ तरीके से बात साफ है कि अंडर एजुकेटेड जो फिगर है, क्योंकि ये धरना क्यों हो रहा है, ये धरना हो रहा है क्योंकि 60 लाख जो आवेदन थे, विकल्पित आवेदन थे, उनमें से अब तक सिर्फ 6.5 लाख का निपटाया हो चुका है, उनमें से 60% अप्रूव्ड है। और अगर एक जज हर दिन 100 से ज्यादा नहीं देख पा रहे तो 700 जज भी अगर काम करेंगे तो कम से कम एक दिन में 70,000 हो गए, 53 लाख। आप समझ लीजिए, गणित बिठा लीजिए कि एक दिन में अगर 70,000 होता है तो 53 लाख होने में कितने दिन समय लगता है, कम से कम 2 महीने से ज्यादा। उतने दिनों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वो तैयार होने जैसी परिस्थिति हो जाएगा कि 7 मई से पहले यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करना है तो 28 डेज आपको देना है पहले चुनाव घोषणा के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का। और हर पॉलिटिकल पार्टी ये भी कह रहे हैं कि 60 लाख वोटर जब तक इनका पूरा निपटारा नहीं हो जाता है वो लोग वोट के लिए राजी नहीं है। तो ये जो सारी स्थिति है, इस स्थिति के लिए ये धरना है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज से कितने दिन तक चलेगा वो आगे चल के मालूम होगा, लेकिन ये एक तरफ से साफ है कि ये जो धरना की राजनीति है ये जी है 10 मार्च ठीक है सौरभ, ठीक है सौरभ, आपके पास में वापस आएंगे। कुछ तकनीकी समस्या के कारण आपकी आवाज अभी बीच में कट गई है, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग के दौरे से पहले ममता बनर्जी का ये प्रदर्शन अपने आप में काफी खास है, क्योंकि सीधे तौर पर ये पूरा मामला जो है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में है और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी इस वक्त धरने पर अड़ी हुई है। हालांकि ये धरना कितने दिनों का होगा इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक उनकी तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन सवाल यही कि क्या इस धरने के बाद में या जो चुनौतियां हैं वो पूरी होंगी चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने इस वक्त एक नहीं बल्कि 60 लाख दावों को निपटारा करना बाकी है। और इन 60 लाख में से जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है अभी तक के 6.5 लाख दावों का निपटारा किया जा चुका है और आगे किस तरीके से इस चुनौती को पार किया जाएगा इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक न्यूज पंच में, एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास।
जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आजकल हर घर में बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, जिसका उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया का गलत असर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है और कई देश ऐसे भी हैं आज की तारीख में जहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और इसी तरीके का ये कदम कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी उठाया है। कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण के दौरान की थी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन। तो जी हां, आपको बता दें कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है और कर्नाटक सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान इस समय किया गया है। हालांकि घोषणा इसकी सीधे तौर पर बजट के भाषण में ही की गई थी और 16 साल की उम्र से पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चे नहीं कर पाएंगे। सिद्धारमैया की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है और बढ़ते मोबाइल की जो लत है उसके चलते ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और खास तौर पर बच्चों की मानसिक सेहत है उस पर फोकस रखा गया है। सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला राज्य इस समय कर्नाटक बन चुका है, लेकिन आखिर ये बैन लगाने की आवश्यकता, ये जरूरत क्यों पड़ी, एक फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्योंकि बैन को लेकर अगर हम कहें तो इसका उपयोग तो हो रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी उतना ही ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। और मोबाइल का जो दुरुपयोग है उसको रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चे लगातार सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, जिससे उनका सीधा असर जो है वो मानसिक स्थिति पर पड़ता है। ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं और उससे कहीं ना कहीं निजात बच्चों को मिलती हुई नजर आएगी। बच्चों की जो शारीरिक फिटनेस है उसको बढ़ाने पर भी खास तौर पर फोकस है सरकार का। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बच्चों को किस तरीके से हम दूर रख सकते हैं सोशल मीडिया से, उसको लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि इससे पहले कई सारे देशों में बच्चों के लिए कहीं पर 14 साल तो कहीं पर 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पहले से ही प्रतिबंध किया जा चुका है। स्क्रीन टाइम को कम करना, इस पर सरकार का सीधे तौर पर फोकस है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम हो। किताबों को पढ़ने पर बच्चे फोकस करें, अपनी रुचि किताबों के अंदर दिखाएं और साथ ही जो बच्चों की शारीरिक फिटनेस है वो भी बनी रहे। क्योंकि बच्चे जब एक मोबाइल लेकर के घंटों घंटों एक जगह पर बैठे रहते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनके शारीरिक जो फिटनेस है उस पर सीधा असर पड़ता है। किताबों को पढ़ने पर सीधे तौर पर सरकार चाहती है कि बच्चों का फोकस रहे, बच्चे किताबें पढ़े और साथ ही जो उनका मानसिक संतुलन है वो भी बिल्कुल ठीक रहे। क्योंकि मोबाइल की लत हम सभी जानते हैं कि कितनी खराब है, क्योंकि बच्चे जब दिन भर मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बच्चों के मानसिक स्थिति पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में ये बड़ा कदम इस वक्त उठाया गया है कर्नाटक की सरकार की तरफ से और देश में ऐसा बड़ा कदम, सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने वाला ये बड़ा कदम अभी तक पहला राज्य कर्नाटक बन चुका है ये कदम उठाने वाला, जिसको लेकर हर तरफ अब इस कदम की तारीफ भी हो रही है। क्योंकि इससे पहले कई देशों में भी सोशल मीडिया पर बच्चों के इस्तेमाल पर बैन किया जा चुका है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति भी इस वक्त जुड़ रही है। चलिए हम तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये बड़ा कदम इस समय उठाया गया है और इस कदम के साथ ही ज्योति हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। ज्योति, जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है और कर्नाटक जो है वो अपने आप में अब एक पहला राज्य बन चुका है जिसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का ये कदम उठाया है बच्चों के इस्तेमाल को लेकर। यस, आज सीएम सिद्धरामैया 17वां बजट मंडन किए, सो उसमें एक एक्सपेक्टेशन था कि वो बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी, 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया बैन करने की बहुत चर्चा चल रही थी। स्कूल के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ और वीसी के साथ, वाइस चांसलर के साथ सीएम सिद्धरामैया और उनके सरकार की जो मिनिस्टर्स थे वो डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन आज जो उनके जो बजट मंडन में ये बहुत महत्वपूर्ण निर्धार लिए है उन्होंने,
ये कहा है कि जो 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया हम बैन करते हैं, क्योंकि उनके जो हेल्थ के कंसर्न से, उनके जो आई रीजन हो या आंखों के रीजन हो, उनके हेल्थ के रीजन के लिए स्क्रीन टाइम आजकल आप भी जानते हैं बहुत बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर 1 साल के बच्चों से लेकर सब लोग मोबाइल पे ही बिजी होते हैं। तो स्क्रीन बहुत ज्यादा टाइम, डॉक्टर से भी उन्होंने सलाह ली। सो ये सब सलाह लेने के बाद आज सीएम सिद्धरामैया की सरकार ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले चुके हैं और हम पेरेंट्स के साथ भी बात किए, उन्होंने हर्ष व्यक्त किए, वेलकम किए इस महत्वपूर्ण डिसीजन को, और वो ये भी कह रहे हैं कि कंसर्न दिखा रहे, ठीक है ऐसे तो करते हैं, लेकिन और एक यहाँ पे हमें सोचना चाहिए, सोशल मीडिया तो बैन कर चुके हैं, लेकिन मोबाइल देने से कैसे हम वो अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं ना। जो ये सब पेरेंट्स के भी मामले में आता है, पेरेंट्स में भी इस मामले में उनको भी डिसीजन लेना चाहिए। तो ऐसे है पेरेंट्स के कंसर्न, जब उनके साथ हमने बात की, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये भी हमें जानना चाहिए। सरकार की ये जो नीति है, ये जो निर्णय है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो भी जल्दी में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की हितासक्ति की वजह के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जार अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां मिडिल ईस्ट संघर्ष पर दुनिया भर के देशों की निगाहें हैं। इस संघर्ष का आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी ये लड़ाई या यूं कहे कि जो संघर्ष है वो फिलहाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिसाइलें और ड्रोन से एक दूसरे को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसका असर तेल, गैस समेत कई अन्य चीजों पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के तनाव भरे माहौल पर अब भारत का बयान भी सामने आ गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हालात अभी असामान्य है। हालात किस तरफ जाएंगे अभी ये कहना बेहद मुश्किल है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका असर होर्मुज जल जमरू मध्य पर भी पड़ रहा है और ये क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। इस क्षेत्र में कोई रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है। इस पूरी खबर को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बदल रहा ग्लोबल ऑर्डर। तो मिडिल ईस्ट में लगातार जो तनाव है वो बढ़ रहा है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इस समय कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि तेजी से ग्लोबल ऑर्डर इस समय बदल रहा है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। मिडिल ईस्ट के में जो तनाव है उस हालातों को देखते हुए ये बयान उनकी तरफ से सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात और मुश्किल आगे आने वाले समय में होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तेल और गैस का संकट भी बना हुआ है। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई क्योंकि समुद्र जो है वो रणनीतिक दबदबे का केंद्र इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच में कई सारी चुनौतियां भी हैं जिनका सामना भी करना होगा और इन बदलती स्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा, हमारी नौसेना को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की जो तैयारी है वो अपने आप में बेहद मजबूत है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ईरान में इजराइल ने भारी तबाही इस समय मचाई हुई है। इस समय अगर हम देखें तो 7वां दिन है इस संघर्ष का और आईएफ ने लेबनान में 26 मिसाइलें दागी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 26 मिसाइलें। और इसके साथ ही हिजबुल्लाह के यूएवी स्टोर पर भी ये जोरदार हमला हुआ है। ईरान की तरफ से ये हमला किया गया है जिससे हिजबुल्लाह के जो आतंकी ठिकाने उनको निशाना इसमें बनाया गया है। तो ईरान में भी हालांकि काफी नुकसान हुआ है। ईरान उसका लगातार बदला भी ले रहा है और ईरान इसके साथ ही काफी नुकसान जो है वो ईरान को भी हो रहा है क्योंकि जंग का ये 7वां दिन है आज और 7वें दिन भी जंग लगातार जारी है। इन हमलों में अभी तक अगर हम देखें तो 3000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 500 से ज्यादा दुकानों को भी इस दौरान इन हमलों में नुकसान पहुंचा है और राजधानी तेहरान में सबसे ज्यादा असर है। कई अस्पताल, मेडिकल सेंटर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ईरान में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। करीब 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर भी तबाह हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीएस जोशी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सीएस जोशी, सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है अभी आपके पास में, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए दोनों ओर से इस वक्त पर हमले किए जा रहे हैं। उधर लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने पूरा मोर्चा खोला हुआ है। बेरूत में लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल, और बेरूत के अलावा लेबनान के दूसरे इलाकों में भी इजराइल की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। इधर इजराइल और अमेरिका की ओर से लगातार तेहरान सहित ईरान के विभिन्न शहरों में बमबारी की जा रही है। बदले की कार्रवाई के तहत ईरान भी जो है वो खाड़ी के देशों में और इजराइल में अपने रॉकेट, मिसाइल्स और ड्रोन छोड़ रहा है। हालांकि इनमें से अधिकतर ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। और इस सब के बीच दो महत्वपूर्ण बयान आए हैं। एक बयान आया है जो आईडीएफ के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल जमीर, उनका ये कहना है कि अभी तक जो ईरान की 60% जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। 80% के करीब जो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और वहीं जो दूसरा बयान आया है वो आया है यूएस सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं एडमिरल कूपर, उनका कहना है कि 90% मिसाइल का हमला जब से ये युद्ध शुरू हुआ था ईरान का कम हो गया है, और करीब 82% जो है वो ड्रोन्स के हमले तब से कम हो गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया CS जोशी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर का, खेल जगत से जुड़ी। और अब बात ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की। बीती कल भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। हालांकि ये मुकाबला आखिरी ओवर तक चला, जहां भारतीय टीम ने 7 रन से रोमांचक जीत हासिल की, जिसके बाद अब भारत फाइनल में एंट्री कर चुका है। फाइनल में भारतीय टीम का सामना 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से होगा। और न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था। अब सेमीफाइनल में कौन सा खिलाड़ी बना सितारा बताएंगे आपको, उससे पहले आपको दिखाते हैं फाइनल में टीम इंडिया। तो जी हाँ, टीम इंडिया की इस समय फाइनल में एंट्री हो चुकी है और रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को मात बीते कल टीम इंडिया ने दी, और अब फाइनल में है टीम इंडिया, जिसके बाद अब भारत और इंग्लैंड का ही मैच। और भारत ने 254 रन का टारगेट दिया गया था भारत की तरफ से, जिसको हासिल नहीं कर पाए, और 7 रन से भारत ने इस जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में भारत की तरफ से दमदार प्रदर्शन बीते कल हम सभी ने देखा, जहां संजू की एक और सुपरहिट पारी भी हमने देखी जो कि बेमिसाल रही। बुमराह भी लाजवाब, और साथ ही रविवार को अब न्यूजीलैंड से खिताबी भिड़ंत होगी। फाइनल में अब टीम इंडिया की एंट्री हो चुकी है। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को मात दी और भारत ने 254 रनों का ये टारगेट दिया था, जिसमें जवाब में इंग्लैंड ने 246 रन बनाए। हालांकि शतकीय पारी भी खेली गई। इस दौरान हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो उन्हें 2 विकेट मिले। बुमराह की शानदार गेंदबाजी भी हमने बीते कल देखी, क्योंकि 4 ओवर में सिर्फ 33 रन और 1 विकेट झटका है। संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो तूफानी अर्धशतक उन्होंने झटका, और साथ ही अक्षर पटेल ने 2 मैच टर्निंग कैच पकड़े हैं लगातार दूसरी बारी में। और साथ ही फाइनल अब भारत खेलेगा। 2024 में भी फाइनल ट्रॉफी पर कब्जा किया था भारत ने। और सेमीफाइनल के सितारों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सितारे रहे वो भी आपको बता दें। सबसे पहले संजू सैमसन, साथ ही शिवम दुबे जो कि 43 रन बनाए, ईशान किशन जिन्होंने 39 रन बनाए, और जिन्हें इस समय हम खिलाड़ी के साथ साथ सितारों के तौर पर देख रहे हैं। हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो उन्होंने 27 रन बनाए और साथ ही 2 विकेट भी उन्होंने लिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 33 रन और साथ ही 1 विकेट भी उन्होंने लिया। तो ये हमारी भारतीय टीम। और अब अगला मुकाबला, या यूं कहे कि फाइनल मुकाबला जो होना है वो उसके लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 8 तारीख को यानी कि रविवार को ये मुकाबला खेला जाएगा, जिस पर हर किसी की नजर इस समय बनी हुई है। और इसके साथ ही बेमिसाल बुमराह की अगर हम बात करें तो 4 ओवर में 33 रन उन्होंने बनाए और साथ ही विकेट 1 झटका, और डॉट बॉल की अगर हम बात करें तो 8, जहां इकोनॉमी में 8.20, और साथ ही ताबड़तोड़ संजू भी इस दौरान नजर आए, क्योंकि गेंदों की अगर हम बात करें तो 42 गेंद उन्होंने खेली और 42 गेंद खेलने में उन्होंने 8 चौके जड़े और साथ ही 7 छक्के उन्होंने जड़े हैं। और स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट रहा 211.90। और इसके साथ ही एक एक खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो लाजवाब उनका प्रदर्शन रहा बीते कल। और संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो संजू सैमसन का किस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन बीते कल रहा है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो 42 गेंद उन्होंने खेली और इस दौरान 8 चौके उन्होंने लगाए और साथ ही 7 छक्के उन्होंने लगाए हैं। स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो 211.90 उनका स्ट्राइक
रेट रहा। तो ऐसे में हर कोई इस समय बेसब्री से इंतजार कर रहा है फाइनल का, क्योंकि सेमीफाइनल जीतने के बाद में अब भारत फाइनल में एंट्री कर चुका है और भारत के मुकाबले पर हर किसी की नजर इस समय लगातार बनी हुई है। हार्दिक की अगर हम बात करें तो 27 रन उन्होंने बनाए 12 गेंदों के अंदर और 3 चौके जड़े और 2 छक्के उन्होंने जड़े, और इसके साथ ही स्ट्राइक रेट रहा उनका 225 और विकेट उन्होंने लिए इस दौरान 2। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक प्रदर्शन रहा और ये खिलाड़ी जो है सितारों के रूप में उभरते नजर आए। और अब हर किसी की नजर है रविवार को, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो छक्कों की बारिश भी इस दौरान देखने को मिली है। और भारत ने फाइनल कब खेला है वो भी आपको बता रहे हैं। साल 2007 में भारत ने फाइनल खेला था, 2014 में भी भारत ने खेला, इसके बाद में 2024 और अब इस बार 2026 में भी भारत जो है फाइनल में एंट्री कर चुका है। और फाइनल में हर किसी को इंतजार है और बहुत जल्द ही भारत की टीम की अगर हम बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन हमें फाइनल में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं भारत बनाम इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 34 छक्के लगे हैं। T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके से छक्कों की बारिश हुई है वो आपको बता रहे हैं। 31 वेस्ट इंडीज बनाम जिम्बाब्वे 2026 में 31 छक्के लगे। साथ ही नीदरलैंड बनाम आयरलैंड 2014 में जब ये मैच हुआ था तो उस दौरान 30 छक्के लगे थे। उस वक्त भारत बनाम जिम्बाब्वे 2026 में जो हाल ही में मैच हुआ उसमें 28 छक्के लगे। तो अभी तक किस मैच में कितने छक्के लगे वो आपको बता रहे हैं। अभी हाल ही में कोलकाता में जो मैच हुआ वहां भी, और साथ ही भारत बनाम इंग्लैंड जो हमने देखा उसमें भी 34 छक्के लगे हैं। तो ये किस तरीके से छक्कों की बारिश हुई है T20 में वो हम आपको बता रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस वक्त हर किसी की नजर लगातार बनी हुई है रविवार को जब ये मैच होगा भारत का, और फाइनल में हर किसी को उम्मीद है कि भारत का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और साथ ही ट्रॉफी भारत के पास होगी। इस पर हर किसी की नजर। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।